हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग पे। मैं दीपक खुराना आपको एक चैप्टर करवा रहा हूँ, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा जी, इस चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स को देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। आज हमने करना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बेटा जी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन करवाने से पहले मैं 5 मिनट लास्ट लेक्चर्स के रिव्यू दे देता हूं आपको कि हमने क्या क्या टॉपिक किए। सबसे पहले जब चैप्टर की शुरुआत की तो हमने कार्बन को डिस्कस किया कि कार्बन कैसी बॉन्डिंग बनाता है, शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के कुछ एग्जाम्पल्स किए। कुछ एग्जाम्पल्स हमने एनसीईआरटी बेस्ड किए, H2, N2, O2, CO2। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करवाए। फिर हमने कुछ छोटी छोटी हेडिंग की कोवलेंसी के बारे में, जिसमें हमने कोवलेंसी डिस्कस किया। फिर हमने आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स के डिफरेंसेस को डिस्कस किया। तो इससे हम आगे बढ़ते हुए आगे टॉपिक को करेंगे आज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। आज हमारा कंप्लीट जो टॉपिक है, लेक्चर जो है एलोट्रोप्स का रहेगा। एलोट्रोप्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले बेटा जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं हम एलोट्रोप्स को। बेटा जी, सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है एलोट्रोप्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। तो अपने नोटबुक में सबसे पहले आप डेफिनेशन शुरुआत करेंगे एलोट्रोप्स से कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 or more forms having similar chemical properties but different physical properties called allotropes, and this phenomenon is called एलोट्रोपी। मैंने यहाँ स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी है। इस चीज को हमने समझना है कि क्या स्टेटमेंट है। कहते हैं कोई भी एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन की बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से। कहते हैं जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं जो हमें पता है हमारे सिलेबस में। वैसे तो और भी एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। हमने यहाँ क्रिस्टलाइन फॉर्म को पढ़ना है। क्रिस्टलाइन अमोर्फस जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसका हमें 11th में मीनिंग पता चलेगा। अभी हमने जो ध्यान रखना है सिर्फ कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट है डायमंड, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है फुलरिन। अब क्या मतलब है एलोट्रोप्स का? स्टेटमेंट लिख दी, एग्जांपल्स हमने जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं उनके लिख दिए, नाम लिख दिए। तो अब इसके बारे में हम बात करें। ये कहता है कि कार्बन जो है हमें 3 फॉर्म में मिल रहा है। हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से जो 3 एलोट्रोप्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। कहता है कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन तीनों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। तीनों में प्योर कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट मींस तीनों कार्बन से बने हुए हैं, तो इसका मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनकी, क्योंकि तीनों कार्बन से ही मिलकर बने हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी कैसी है? सेम है। एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर स्टेटमेंट में हम जाएं कि एग्जिस्ट कर रही हैं एक एलिमेंट की 2 और मोर फॉर्म्स, ये 3 फॉर्म है कार्बन की है और तीनों कार्बन से मिलकर बनी है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ये अपने समझ में आता है कि डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट है, ग्रेफाइट जो है ओपेक है, ग्रेइश ब्लैक कलर का है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग हैं, सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कम ज्यादा है। तो सारी बातें आपको समझ में आती हैं कि फिजिकली दे आर डिफरेंट, केमिकली दे आर सेम बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, प्योरेस्ट
फॉर्म ऑफ कार्बन है, इट मींस इनको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। वैसे तो एलोट्रोप्स जो हैं सल्फर के भी मिलते हैं, फॉस्फोरस के भी मिलते हैं, लेकिन वो हमें मिलेंगे हायर क्लासेस में। अभी हमारा सिर्फ 10th में चैप्टर है कार्बन, और कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हमें पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। इतनी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो कार्बन है उसकी 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि कार्बन से ही मिलकर बने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। क्यों है ये बात करता हूं, इसका एग्जांपल आपको भी आगे भी समझ में आएगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों हैं। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे हम डायमंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे डिटेल में, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फुलरिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तीनों की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे इनके स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स को देखते ही समझ में आएगा कि हाँ ये तो फिजिकली डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स, और इनकी एग्जिस्टेंस फेनोमिनन जो है उसे नाम देते हैं हम एलोट्रोपी का। ये एक स्टेटमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक आध वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स के नाम नोट डाउन कर लें, उसके बाद 1 बाय 1 डिटेल स्टडी रहेगी डायमंड की, ग्रेफाइट की और फुलरिन की। हाँ जी बेटा जी, इसको आप नोट कर लिया होगा आई थिंक। सबसे पहले अब आप नई हेडिंग लिखेंगे, दैट इज डायमंड। सबसे पहले आपके पास जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी यहां पे डायमंड की, और डायमंड में भी सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी आपके सामने वो रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डायमंड के स्ट्रक्चर से पहले मैंने एक वीडियो में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया था। इस वीडियो को पहले आप देखें जिसमें हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है 2nd नंबर वीडियो में। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़े। मैंने आपको क्या बताया था कि एक कार्बन एटम्स जब 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, डायमंड की अगर हम बात कर रहे हैं, डायमंड में कैसी ज्योमेट्री होती है, डायमंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। डायमंड में कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है कार्बन की। टेट्राहेड्रल मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, कंप्लीट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कितने एंगल होता है, कैसे कैसे हमने उसको कंप्लीट आपको डिस्क्राइब किया हुआ, प्लीज इसे देख लें। इसमें फिर दोबारा बता देता हूं, वैसे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। इसमें आगे फर्दर देखें तो ये कार्बन एटम्स जो होते हैं ऐसे 4 अदर एटम्स से टोटल जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही ये क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। इसमें कंप्लीट 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता चला जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये आगे जैसे फर्दर कार्बन आ जाएंगे, फिर इधर जुड़ जाएंगे, फिर फर्दर कार्बन आ जाएंगे, फिर आगे जुड़ जाएंगे। एक कंप्लीट 3D अरेंजमेंट बनता है हमारे सामने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। किसका, डायमंड का। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है डायमंड का स्ट्रक्चर जो है। इसमें आप एक चीज को नोट करेंगे कि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन, एक कार्बन के साथ अदर 4 कार्बन जो हैं वो ज्वाइंट हैं। कैसे ज्वाइंट हैं, बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ वो ज्वाइंट हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है, कैसे हैं, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर के हिसाब से वो अरेंज्ड हैं। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कैसा है वो आपके सामने है। इसी में आगे हम बात करेंगे अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। किसकी बात करेंगे अब हम आपके आगे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी डायमंड की बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है हार्डनेस। बच्चों ये बात आपने सुनी होगी शायद 6th-7th क्लासेस में, 6th क्लास में सुनी होगी कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नेचर में सब्सटेंसेस मिलते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से एक है डायमंड। क्यों है वो इसके स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है आपको,
क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, कार्बन से कार्बन जुड़ते जा रहे हैं, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। तो इसके कारण ये कैसा होता है, हार्ड हो जाता है। तो इसकी हार्डनेस की बात की जा रही है, तो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस है कि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा इसका। ये तो समझ में आता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हमें समझ में आ रहा है कि कैसा सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये भी समझ में आता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि अगर हमें इसे मेल्ट करना है, अगर हमें इसे मेल्ट करना है तो इन जो बॉन्डिंग के थ्रू, स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए हैं जो कार्बन एटम्स, हमें इस बॉन्डिंग को तोड़ना होगा। कंप्लीट नेटवर्क है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो उसे तोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इट मींस मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होगा, हाई होगा। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हमें यहां पे क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, चार्ज मूव करे, करंट फ्लो हो। और मैंने आपको यहां लिख दिया कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं, 4 कार्बन्स, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इट मींस इन डायमंड, डायमंड के अंदर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण अगर हम बात करें कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस, नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो नहीं है, जिसके कारण आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने जो आएगी वो है ट्रांसपेरेंसी। बेटा कि लाइट चैप्टर में एक वर्ड पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट चैप्टर में एक वर्ड हमारे सामने आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको सिर्फ आप नोट डाउन कर लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.5 के आसपास होता है। ये चैप्टर नंबर जो 10 आएगा लाइट, उसमें डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होने के कारण ये इजीली क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, लाइट को रिफ्रैक्ट भी कर देता है, जिसके कारण ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने डायमंड टॉपिक शुरू किया, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसके साथ साथ इसके कुछ यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हम अगर बात करें तो उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके यूजेस कुछ मुश्किल नहीं है। कहता है कि सबसे पहला यूज इसके नेचर के हिसाब से कहता है कि काफी हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है। बता दिया क्यों, नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण काफी हार्ड होता है। तो इसको हम कहां यूज करते हैं, कटिंग टूल्स। जैसे हमारे पास ग्लास कटर होता है, कटिंग टूल्स जो होते हैं उनकी पिन जो होती है, टिप पॉइंट होता है, उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। थर्ड हम बात करें, एक कैटरैक्ट डिफेक्ट आता है जिसको हमने ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ना है। कैटरैक्ट डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए आई सर्जन्स जो होते हैं इसको यूज करते हैं। क्या होता है कैटरैक्ट डिफेक्ट, उसके लिए हम ह्यूमन आई पढ़ेंगे। उसमें ह्यूमन आई में एक टॉपिक आएगा, डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, वहां पढ़ा जाएगा कि कैटरैक्ट डिफेक्ट क्या होता है, उसमें इसका यूज आता है। आई थिंक डायमंड आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। हमारी सिलेबस में जितना है उसके हिसाब से आपको कंप्लीट समझा दिया गया है। आप इसको भी एक बार वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इसको आप कंप्लीटली नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो रहेगी वो है ग्रेफाइट। इसी तरह हमने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, फिर हमने ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, फिर उसके यूजेस को पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फुलरिन, जो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहली हेडिंग हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, ग्रेफाइट के। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डायमंड से टोटली डिफरेंट है। डायमंड का स्ट्रक्चर 3D था, 3 डायमेंशनल में कंप्लीट नेटवर्क था। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, पहली बात तो 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, 2 डायमेंशनल
शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं, ड्रॉ करता हूं यहां पे, फिर आपको कोशिश करूंगा कि समझा पाऊं। इसमें एक चीज का आपने ध्यान और रखना है, ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम्स इज ज्वाइंट विद 3 अदर कार्बन एटम्स। मींस जिसमें एक कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रखा होता है, ज्वाइंट होता है किसके साथ, ज्वाइंट विद 3 अदर कार्बन एटम्स। 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। फिर ये एक कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। ये आपको जैसे दिख रहा होगा कि एक कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद ये आपस में क्या बना लेते हैं, एक हेक्सागन रिंग। क्या बनाते हैं उसके बाद, ये एक हेक्सागन रिंग। हेक्सागन रिंग का मतलब क्या होता है, एक रिंग में 6 कार्बन होने चाहिए। ये 6 कार्बन दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। ये एक हेक्सागोनल रिंग है। उसके बाद फर्दर हम बात करें, ये रिंग जो है ऐसे ही बनती चली जाती है। एक रिंग बन गई, ये एक रिंग बन गई। इसी तरह से ये एक शीट बन गई। आपको थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये कैसा होता है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिंग कैसे होती है। ऐसे होती है, एक ये शीट है, इसमें सारी रिंग्स हैं, एक ये शीट है, एक ये रिंग है, इनके ये ऐसे बनी हुई होती है। मैं इसको अगर एक शीट और बना लेता हूं नीचे, ये जो शीट्स होती हैं ये ऐसे बनी हुई होती है। ये शीट्स ऐसे बनी हुई है। एक शीट जो ऊपर वाली दिख रही है वो ऐसे है, ये रिंग्स यहां बनी हुई है काफी। एक शीट ऐसे है, ये 2 शीट्स हैं, इनके ऊपर भी शीट्स हैं, इनके नीचे भी शीट्स हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको बताया, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक शीट है, ये एक शीट है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और इन शीट्स के बीच में क्या होता है, इन शीट्स के बीच में क्या होता है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन शीट्स के बीच में क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप नाम से याद रखना चाहें तो नाम भी याद रख सकते हैं। इन अट्रैक्शंस को नाम दिया जाता है वंडरवॉल्स फोर्सेस। वंडरवॉल इन फोर्सेस के बारे में बताया था। नाम याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, तो सिर्फ इतना काम चल जाएगा आपका कि इनमें कैसा होता है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। अब आपने देखा कि डायमंड में एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन इन केस ऑफ ग्रेफाइट यहां पे रिंग्स बनी, हेक्सागन रिंग बनी, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, शीट लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने आया, और उन शीट्स के बीच में फोर्सेस जो हैं वीक हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करेंगे, जो जिस पर मैं जोर डाल रहा हूं कि इनके बीच में, शीट्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इस बात से इसका यूज आएगा। और एक यूज हम आगे पढ़ेंगे इसका कि एक कार्बन से 3 कार्बन ज्वाइंट हैं। इसका मेन प्रैक्टिकल यूज हम देखेंगे। ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि एक कार्बन से 3 कार्बन ज्वाइंट हैं, तो इससे ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज या यूजेस में क्या डिफरेंस आएगा एज कंपेयर टू डायमंड, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आगे देखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन इसकी अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, अगर हम इसकी आगे बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कहता है ये सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू डायमंड, काफी सॉफ्ट होता है। देन नेक्स्ट आगे हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो रहता है क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन द लेयर्स और इन बिटवीन द लेयर्स। उसके बाद हम थर्ड बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करें हम बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसके पास हैं। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, और यहां कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3, तो इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है फ्री टू मूव है, वो मूव कर सकता है अंदर रिंग्स में। तो यहां पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे मेन क्वेश्चन बनता है अब तक के टॉपिक में, आज का जो लेक्चर है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक कार्बन ज्वाइंट है अदर 3 कार्बन एटम से, तो 4 एटम जो इलेक्ट्रॉन है फ्री टू मूव है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात मेन आपको समझ में आनी चाहिए। देन अगर हम फोर्थ की बात करें, ये ओपेक होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है ग्रेफाइट। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहां देखा हुआ है, ये आपको याद रहेगा फिर बाद में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज में। देन नेक्स्ट अगर हम आप आगे मूव करें इसके यूजेस पे, यूजेस में सबसे पहला यूज, इसको यूज किया जाता है एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट्स। मतलब देखेंगे लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेंट्स स्लिपरी होते हैं और ये भी एक स्लिपरी नेचर का है। क्यों? इनकी जो लेयर्स हैं, लेयर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का नहीं, स्लिप होती रहती हैं, तो इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट्स की तरह। इसके अंदर इस प्रॉपर्टी के कारण, जो वीक फोर्सेज के कारण बनी है प्रॉपर्टी। देन सेकंड, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये हमने देखा। तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स, एज इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स, एज इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। जो सेल्स होते हैं ना, सेल में ग्रेफाइट होता है, आपने देखा होगा कभी घर में छोटे सेल्स को देख तोड़ के, उसमें ड्राई सेल्स में इलेक्ट्रोड एज यूज किया जाता है ग्रेफाइट। देन थर्ड हम देखें, जो पेंसिल्स होती हैं उनके जो कोर्स होते हैं उसमें जो लेड होता है, उसका जो सिक्का होता है, अगर हम बोले नॉर्मल भाषा में अपनी, तो वो किससे बन के बना हुआ होता है, वो ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ होता है। ये कुछ यूजेस हैं हमारे सामने ग्रेफाइट के। आई थिंक आपने इसको भी वीडियो पॉज करके एक बार समझा होगा, पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद इसको कंप्लीट नोट डाउन करें। देन नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या रहेगी, डिफरेंसेस बिटवीन। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप प्लीज, डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये डायमंड तो लगभग और ग्रेफाइट में जो डिफरेंसेस हैं वो आपने लगभग इनके स्ट्रक्चर्स में, प्रॉपर्टीज में पढ़ी लिए हैं, लेकिन इसको हम एक बार फिर भी करवा देते हैं प्रॉपरली, आप इसके नोट्स बना सके, ताकि डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये हेडिंग हो गई। सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा इसके स्ट्रक्चर से ही, इसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कैसा स्ट्रक्चर हमारे सामने है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा। इसमें जो पहला डिफरेंस है, इसमें हमने कैसा देखा, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर इसमें हमने देखा। ये पहला डिफरेंस जो कि समझ में आना चाहिए। देन सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें, ये हार्ड नेचर का होता है, इसका नेचर हार्ड है। इसको देखा, ये सॉफ्ट नेचर का होता है। देन थर्ड हम बात करें, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फोर्थ, इसकी प्रॉपर्टी में भी आप ऐड कर सकते हो, चाहे मैंने वहां मेंशन किया है ना किया, यहां डिफरेंसेस में हम उसको मेंशन कर लेते हैं। एक पॉइंट आता है डेंसिटी, इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इसकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ते रहे हैं, 9th में भी आया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। हमने डायमंड को देखा, डायमंड में क्या था, एक क्लोजली पैक्ड, डायमंड में क्लोजली पैक्ड कार्बन एटम थे, काफी हाईली हार्ड सब्सटेंस में से वो एक था। काफी जो पार्टिकल्स हैं, जो कार्बन है, वो क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने के कारण आपके पास वॉल्यूम रहती है वहां कम, डेंसिटी होती है ज्यादा। डायमंड, इसमें ग्रेफाइट में हमने क्या देखा, एक कार्बन एटम जो है 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है, एक शीट से दूसरी शीट में गैप है, वीक फोर्सेस हैं, तो इसमें वॉल्यूम हाई होती है, और वॉल्यूम हाई होने से डेंसिटी कम हो जाती है। ये भी एक डिफरेंस है।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, हमने ये भी देखा कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। इसमें हमने देखा एक ग्रेइश ब्लैक कलर का एक ओपेक सब्सटेंस हमारे सामने होता है ग्रेफाइट। ये इसके डिफरेंसेस हैं, इजी है। अगर जिसने स्ट्रक्चर, यूजेस, प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो इसके डिफरेंसेस को इजीली समझ सकता है, याद रख सकता है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, यूजेस पे जाएं, ये डिफरेंसेस आपके पास वहीं कवर हो जाते हैं। तो फिर भी इसे आप एक बार नोट डाउन कर लें कंप्लीटली कॉपी में। देन नेक्स्ट एंड लास्ट इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फुलरिन। फुलरिन की अगर हम बात करें, ये थर्ड एलोट्रोप बनता है हमारे सामने। फुलरिन सबसे अभी नया एलोट्रोप मिला है कार्बन का। डायमंड एंड ग्रेफाइट तो काफी सेंचुरीज पहले मिल गए थे, फुलरिन अभी नया एलोट्रोप मिला है कार्बन का। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इसके यूजेस हैं जो भी हैं हमारे सिलेबस में काफी लिमिटेड है, उसके ऊपर लेकिन हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि जो फुलरिन है इसके अंदर हमारे पास 60 कार्बन से लगभग 390-95 होता है, लेकिन इसको हम 400 लिख लेते हैं कि लगभग 60 से 400 कार्बन इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, जो हमने देखा है वो C60 सबसे स्टेबल जो हमें मिलता है वो है C60। इसको C60 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। C60 फुलरिन को हमने पढ़ना है, बाकी हमने नहीं पढ़नी। सबसे स्टेबल मिला है जो हमें वो अभी तक मिला है C60, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है। एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपके पास होता है। जैसे फुटबॉल आपने देखी होगी, फुटबॉल पे पैचेस बने हुए होते हैं 2 कलर के, मान लो जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, पैचेस बने हुए होते हैं, रिंग्स बनी हुई होती हैं। इसमें भी ऐसे रिंग्स बनी हुई होती हैं। इसमें भी क्या होता है आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। ठीक है जी, 6 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती हैं 20, 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती हैं 12। एक सिंपल सी बात है, ये याद रखनी चाहिए आपको बातें। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करें इसमें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, फुलरिन ही मेन नहीं है, वो बात तो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं आएगी एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। ये कहता है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग्स है ना, वो 6 और 5 दोनों रिंग से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन जो 5 मेंबर रिंग है ना, वो सिर्फ 6 मेंबर से कनेक्टेड होती है। 5 वाली 5 से मैच नहीं मिलेगी। जब आप फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखोगे, फुटबॉल को देखोगे ना, उसमें जो पैचेस बने हुए हैं उसको अगर अंडरस्टैंड करके आप फुलरिन से मैच करोगे या इसके स्ट्रक्चर को बुक में देखोगे, तो जो 6 मेंबर की रिंग है ना, 6 और 5 दोनों से बॉन्डेड है, उनके बीच दोनों के बीच बॉन्ड है। लेकिन 5 मेंबर बॉन्ड जो है ना, जो 5 मेंबर रिंग आपके पास है, वो 6 वाले से ज्वाइंट है, 5 की 5 से बॉन्ड नहीं मिलेगी आपको। इसके स्ट्रक्चर की कुछ खासियत है, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंडली अगर हम बात करें, इसके एक नाम को हम फुलरिन भी कह देते हैं, इसके नाम को हम C60 भी कह देते हैं, इसके नाम को हम कहते हैं बकमिस्टर फुलरिन, ये भी इसका एक नाम है। हमें बाकी बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने के चांसेस काफी कम है। मिला तो सिंपल फुलरिन या C60 के नाम से मिलेगा, क्योंकि 60 कार्बन से मिलकर बनी हुई एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग्स होती हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, खासियत बता दी कि 6 मेंबर रिंग 6 और 5 दोनों से कनेक्टेड होती है, लेकिन 5 वाली सिर्फ 6 से कनेक्टेड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूजेस की, उसके यूजेस अगर हम अपनी क्लास के हिसाब से देखें तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो उसमें एक आधा यूज हमें बता दिया जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, जो आने वाले टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, शायद आपने वर्ड सुना हो, तो उसमें फुलरिन का जो यूज है वो किया जा रहा है। बाकी जितना हमारे सिलेबस में है उतना मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आज का जो लेक्चर किया, एलोट्रोप्स पे डिस्कस किया। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जब एक एलिमेंट अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, लाइक कार्बन जैसे है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन में मिल रहा है, तीनों कार्बन से मिलकर बने हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इन्हें एलोट्रोप्स कहते हैं। फिर हमने डायमंड को देखा, ग्रेफाइट को देखा एंड फुलरिन को देखा। डायमंड ग्रेफाइट हमारे पास कंप्लीट डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस। फुलरिन छोटा सा टॉपिक था, उसको मैंने करवा दिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई चीज आपने पूछनी है, कोई अगर आपका डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एट लास्ट मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचे। आपके जो फ्रेंड्स हैं, नीडी हैं, जो जिनके पास
अच्छा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो उन्हें एक अच्छा कंटेंट, अच्छा टॉपिक जो है हम करवा सकें, प्रोवाइड कर सकें, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं इस वीडियोज़ को फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बेटा जी, आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।